Hello everyone. Welcome to this session of Textbook Super Coaching. My name is Tulika and I am your UGC NET Paper 1 faculty. और आज एक बहुत ही important discussion के साथ ये session हम लेके आए हैं आपके लिए. असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें आए हैं बहुत सारे बदलाव. अभी कल 6 जनवरी को ड्राफ्ट इशू किया गया है जिसमें सारी बातें बताई गई हैं कि किस तरह से अब गोइंग फॉरवर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट को किया जाएगा. सो इससे पहले 2018 में ये अधिनियम आए थे और बहुत सारे बीच में अमेंडमेंट्स भी हुए हैं जिसको सुपरसीड करेगा अब ये ड्राफ्ट जो कि 2025 में इशू किया गया है. तो लर्नर्स, ये जो ड्राफ्ट है ये 1 महीने तक पब्लिक डोमेन में रहेगा. इसमें अभी सबसे सजेशंस मांगे जा रहे हैं कि आप सजेस्ट कर सकते हैं इसमें किसी तरह के चेंजेस चाहिए. नहीं तो आप मान के चलिए दिस इज द प्रोसेस विच इज फाइनल एंड गोइंग फॉरवर्ड अब से आगे जो भी रिक्रूटमेंट होगी वो फॉलो करेगा यूजीसी के इस नए ड्राफ्ट को. तो इस पूरे सेशन को अंत तक देखिएगा. इसमें सारी बातें क्लियरली एक्सप्लेन की हुई है कि कैसे ये पूरी जो प्रक्रिया है चलेगी. बिफोर आई प्रोसीड फर्दर लर्नर्स, ये मेरे क्लासेस की टाइमिंग्स है और इस इंपॉर्टेंट सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. तो 6 को हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये इशू किया था. उन्होंने लॉन्च किया कि हमने अपॉइंटमेंट फॉर टीचर्स एंड एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस का एक ड्राफ्ट लॉन्च किया है. उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन को फाइनलाइज किया कि ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट, एसोसिएट या प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं. नॉट ओनली दैट, करियर एडवांसमेंट स्कीम यानी कि प्रमोशन से रिलेटेड स्कीम्स के बारे में भी इस नोटिफिकेशन में सारी डिटेल्स दी गई हैं. सो आई विल टेक यू थ्रू एवरीथिंग इन डिटेल. ये एक सेशन से आपके जो काम की सारी बातें आपको पता चल जाएगी. आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो सबसे पहले ये समझिए कि ये है ड्राफ्ट जिसका नाम है यूजीसी मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ टीचर्स एंड एकेडमिक स्टाफ्स इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड मेजर्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2025. कहने का मतलब है कि अब से यूजीसी के अंतर्गत आने वाले सभी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो कॉलेज हो या यूनिवर्सिटीज हो, जब भी वो अपॉइंटमेंट करेंगे या प्रमोशन करेंगे किसी भी टीचर या एकेडमिक स्टाफ का, तो उन्हें इन नियमों का पालन करना है. इससे पहले 2018 में ये रेगुलेशंस आए थे और 2025 का रेगुलेशन 2018 रेगुलेशन को सुपरसीड करता है. और बीच में भी जो चेंजेस आए हैं, जैसे बीच में पीएचडी हटा दी गई थी, मैंडेटरी नहीं थी, ये सारे जो भी अमेंडमेंट्स आए थे उनको रिमूव करता हुआ अब ये फुल एंड फाइनल रहेगा. तो काफी सारे नए बदलाव हैं जो हमें इस ड्राफ्ट में देखने को मिल रहे हैं. तो इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो इस रेगुलेशन को हम कहेंगे कि ये यूजीसी मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो कि अपॉइंटमेंट करेगा 2025 के लिए. ये जो एक्ट है ये इट विल बी फॉर एवरी यूनिवर्सिटी, फॉर कॉलेजेस जो भी हमारे यूजीसी के अंतर्गत आते हैं. तो एवरी कॉलेज यूनिवर्सिटी हैज टू फॉलो दिस, चाहे वो स्टेट हो या किसी भी उनका जो भी सेटअप हो, दे हैव टू फॉलो दिस. साथ ही साथ ये ड्राफ्ट जो कि अभी 1 महीने तक पब्लिक डोमेन में रहेगा, इसके बाद जब व्हेन इट कम्स इनटू फोर्स, उसके बाद से 6 मंथ्स के अंतर जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें इसको लागू कर देना है. उनको कुछ ना कुछ बदलाव लाके इसको चाहे ऑर्डिनेंस के थ्रू, किसी भी प्रोविजन के थ्रू इन सभी चीजों को अप्लाई कर लेना है अपने रिस्पेक्टिव स्टेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में. ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं कि इसकी जनरल कंडीशन क्या है. अब होगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो, एसोसिएट हो या प्रोफेसर के लिए, और इसकी खबर जाएगी ऑल इंडिया एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से. ठीक है, सो कोई भी अगर रिक्रूटमेंट निकलती है तो सबसे पहले तो इट विल बी ऑन मेरिट और एक ऑल इंडिया एडवर्टाइजमेंट आएगा. अब इसका चयन कौन करेगा? इसके लिए गठन की जाएगी सिलेक्शन कमिटी. और ये सिलेक्शन कमिटी का फॉर्मेशन कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी. तो ये सिलेक्शन कमिटी जिसका भी प्रोविजंस बिल्कुल लेड डाउन है, उसके अकॉर्डिंगली ये कमिटी का गठन होगा और वो सिलेक्शन करेंगे इन लेवल्स पे, चाहे असिस्टेंट, एसोसिएट या प्रोफेसर की बात है. अब यहाँ पे एक और भी बहुत मल्टी डिसिप्लिनरी को इनकरेज करने के लिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूजी किसी और सब्जेक्ट में किया हुआ है और पीजी किसी और सब्जेक्ट में किया है. तो उनको लगता है भाई हम किस सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर. सो इस नोटिफिकेशन में ये बात क्लियर कर दी गई है कि अगर आपका जो यूजी प्रोग्राम है
या आपका पीजी प्रोग्राम किसी भी सब्जेक्ट में है, बट आपने जिस सब्जेक्ट में पीएचडी की हुई है, आप उसी सब्जेक्ट के लिए से एलिजिबल होंगे फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट या प्रोफेसर। साथ ही साथ ये बात भी मेंशन की गई है कि अगर आपने जिस सब्जेक्ट में भी यूजी या पीजी कर रखी है और आपका जिस सब्जेक्ट में नेट या सेट है, उस सब्जेक्ट में ही आप अप्लाई कर सकेंगे फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, सो पीएचडी के केस में भी और नेट के केस में भी आपका जो लास्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ऑब्वियसली अगर आपने पीएचडी जिस सब्जेक्ट में की होगी उसी के लिए आप एसोसिएट या आगे के लिए कर सकते हैं। अब जो मार्क्स यहाँ डिसाइड किए गए हैं उसमें 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जैसा हमारा रिजर्वेशन की जो कैटेगरी है दैट रिमेन्स द सेम। अब यूजी के केस में क्या मार्क्स होंगे, पीजी के केस में क्या मार्क्स होंगे, वो मैं आपको डिटेल में अभी बताऊंगी। साथ ही साथ इसमें एक और एड ऑन है कि अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा है, चाहे वो +2 लेवल पे हो, यूजी, पीजी या पीएचडी के साथ साथ अगर आपने किसी और इंडियन लैंग्वेज मीडियम में कोई और क्वालिफिकेशन ली है तो उसका भी आपको एडेड एडवांटेज मिलेगा। नाउ अब पीएचडी डिग्री कब जरूरत है, ये तो बात कर ली कि पीएचडी जरूरी है, बट क्या शुरुआत में जरूरी है? नहीं। जब आपकी अपॉइंटमेंट होती है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर तो जो फर्स्ट लेवल होता है वो होता है लेवल 10। लेवल 10 पे आपको पीएचडी की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। 10 के बाद आप मूव करते हैं 11 और 11 से मूव करते हैं 12। तो जब पीएचडी डिग्री तभी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन होगी जब आपका प्रमोशन जो है वो 11 से 12 की तरफ होगा। ठीक है, और ऑफ कोर्स एसोसिएट और प्रोफेसर के लेवल के लिए भी है, बट आज के सेशन में हम सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर को ही कवर करेंगे। अगर आपने पीएचडी करते करते कुछ टीचिंग की तो क्या उसको टीचिंग एक्सपीरियंस में डाल सकते हैं? नहीं। अगर आप फुल टाइम पीएचडी डिग्री ले रहे हैं या एमफिल कर रहे हैं, उसके साथ के टीचिंग को हम अपॉइंटमेंट टू टीचिंग पोजीशन में टीचिंग एक्सपीरियंस की तरह नहीं ले सकते हैं। बट अगर आपने एक एक्टिव सर्विस की, आप रिसर्च कर रहे हैं और उस समय आपने टीचिंग की, तो उस टीचिंग को आपका टीचिंग के कैटेगरी में माना जाएगा। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। पीएचडी के साथ टीचिंग will not be considered as a teaching, but टीचिंग के साथ पीएचडी अगर आप कर रहे हैं, आपने एनओसी ले रखी है, आप पार्ट टाइम मोड में कर रहे हैं, तो उस टीचिंग को एक्सपीरियंस के फॉर्म में माना जाएगा। साथ ही साथ जो भी वर्किंग फैकल्टीज हैं उनका 25% को इनकरेज किया जाएगा अगर वो नॉन पीएचडी हैं कि वो छुट्टी लेकर, लीव लेकर अपना पीएचडी डिग्री को परस्यू कर सके। तो हायर एजुकेशन को प्रमोट करने की भी बात आई है। अब एक बहुत बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है कि एपीआई को तो हटा दिया गया, एपीआई हैज बीन कंप्लीटली रिमूव्ड। अब एपीआई की जगह हम कैसे टीचर्स को असेस करेंगे? तो यूजीसी ने ऐसे 9 एरियाज को आइडेंटिफाई किया है जो कि सिलेक्शन कमिटी इन पे किसी भी कैंडिडेट को चेक करेंगे और उसी हिसाब से चाहे रिक्रूटमेंट की बात करें या प्रमोशन की बात करें। अब सवाल ये उठता है कि ये 9 पॉइंटर्स तो बहुत हैवी लग रहे हैं, तो परेशान मत होइए, ये पूरे 9 की जरूरत नहीं है, कहीं पे 4 कहीं पे 5 की रिक्वायरमेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है, अगर मान लीजिए आपने नेट क्लियर कर लिया है, पीएचडी कर रहे हैं या कर चुके हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो अब आपका फोकस इन पे रहना चाहिए। इनमें से अगर आपने कुछ काम कर लिया तो आपके चांसेस वहां बनेंगे सिलेक्शन के। जैसा कोई इनोवेटिव टीचिंग का कंट्रीब्यूशन, किसी तरह का आपने टीचिंग का या रिसर्च का लैब डेवलपमेंट, या आपने कोई कंसल्टेंसी या स्पॉन्सर्ड रिसर्च के साथ काम किया हो, कुछ आपका टीचिंग कंट्रीब्यूशन है इंडियन लैंग्वेज में, कुछ आपका लर्निंग और रिसर्च है आईकेएस यानी कि इंडियन नॉलेज सिस्टम पे, आपने किसी तरह की इंटर्नशिप ली है या प्रोजेक्ट को सुपरवाइज किया है, कुछ आपने डिजिटल कंटेंट क्रिएट किया है मूक के लिए, किसी तरह का कम्युनिटी इंगेजमेंट या सर्विस किया है, और या तो कोई स्टार्टअप या इस तरह के कोई वेंचर फंड का भी कोई काम किया है। तो इनमें से कुछ अगर आपने कर रखा है तो दैट कैन बी अ कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम आपकी एलिजिबिलिटी। बिफोर वी मूव अहेड लर्नर्स, हमारे फाउंडेशन बैच फॉर जून 2025 जो कि आपकी तैयारी कराएंगे अपकमिंग नेट सेट जेआरएफ एग्जाम के लिए, वो लाइव हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं विद पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लासेस। ये पूरी तरह से लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है और इस एग्जाम के बाद आपका जब पीएचडी क्लियर हो जाता है तो पीएचडी के मेंटरशिप भी दी जाती है फॉर एडमिशन इन टॉप यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। साथ ही साथ हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर की लेक्चरर की कोचिंग भी स्टार्ट हो गई है और ये सारे सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल फॉर
many vacancies which have come and many vacancies which are about to come. So structured study material, practice questions और live और recorded classes के माध्यम से आप ले सकते हैं इसमें admission. Now, अब जितने भी colleges आ रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत या यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत, उनको भी अब जो अपॉइंटमेंट करनी है, चाहे असिस्टेंट, एसोसिएट या प्रोफेसर को, उनको इसी रेगुलेशन के तहत करनी है. अब ये रेगुलेशन शुरू कैसे होगा और किन सब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, तो आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट्स यहाँ देख सकते हैं. सो मिनिमम क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड अकॉम्प्लिशमेंट की जो बात हो रही है, यहाँ हम बात कर रहे हैं वैसे स्टूडेंट्स जो कि आर्ट्स डिसिप्लिन के हैं, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, लॉ, social science languages, library science, physical education, journalism and mass communication, performing arts, visual arts and traditional Indian art forms like sculptures in universities and colleges. So मिला जुला के जो हमारा पूरा humanities और social sciences के जो subjects हैं, universities और colleges के, उनको हम इस अपने नोटिफिकेशन में करेंगे कवर. तो अभी हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि एकेडमिक लेवल 10 का है, यानी कि जो एंट्री लेवल है तो वो होता है 10 का. उसमें आपको किस क्वालिफिकेशन की जरूरत है, तो ये है आपका फर्स्ट पॉइंटर. तो यहाँ आपको और लिखा हुआ है, ये आप देख लीजिएगा, और इन तीनों में से कोई एक होना जरूरी है. यानी एक यूजी डिग्री जिसमें आपको 75% मार्क्स आए हो, या एक पीजी डिग्री जिसमें आपको 55% मार्क्स आए हो, ठीक है, एंड अ पीएचडी डिग्री जो कि आपके हमारे जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क लेवल 8 के अंतर्गत आती है. या तो ये वाला कॉम्बिनेशन हो, या आपके पास एक पीएचडी डिग्री हो, पीजी डिग्री हो जिसमें 55% मार्क्स आए हो, और आपने एनईटी यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि यूजीसी, सीएसआईआर या आईसीएआर कंडक्ट करता है, या उसी तरह का सिमिलर सेट या स्लेट को कवर किया है. तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमारे जो ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं. पीएचडी बहुत कम लोगों ने कर रखी होती है, बट यस, अगर आप पीजी के स्टूडेंट है, आपने 55% मार्क्स हासिल कर लिए हैं और आपका नेट सेट क्लियर हुआ है, तो आप यहाँ को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है. या आपने पीजी डिग्री की है इंजीनियरिंग में या एमटेक में जिसमें आपके 55% मार्क्स आए हैं, तो आपका ये एक कैटेगरी निकल के आती है. नाउ ईदर ऑफ द अबव क्वालिफिकेशन या फॉलोइंग क्वालिफिकेशन कैन बी यूज्ड. अब इन सारी क्वालिफिकेशन को हम और सब्जेक्ट्स में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि इंडियन आर्ट फॉर्म्स में, राइट. अब और इसके अलावा देर आर अदर प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस विच आर ऑल्सो नीडेड. अगर आप यूजी डिग्री में हैं, यूजी डिग्री के लेवल के हैं, तो आपके पास अगर 5 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है जिसमें आपकी ये सारी चीजें फुलफिल होती हैं, तो वो भी एक एडिशनल क्राइटेरिया माना जाता है. जैसे कमेंडेबल प्रोफेशनल अचीवमेंट एट द स्टेट और नेशनल लेवल थ्रू ऑथेंटिकेटेड प्रूफ. मतलब आपके पास प्रॉपर प्रूफ रहना चाहिए कि आपने कुछ बड़ा काम किया है, कुछ स्टेट या नेशनल लेवल पे कुछ काम किया है. आपके पास आपके सब्जेक्ट की एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए, थ्योरी, और आप कोई भी चीज को अच्छे से समझा सके, सिखा सके, पढ़ा सके. दैट मीन्स एबिलिटी टू टीच विथ लॉजिकल रीजनिंग एंड इलिस्ट्रेशंस विद द डिसिप्लिन. तो कहने का मतलब है कि आपको अपनी सब्जेक्ट की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए. अगर ये क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं, फुलफिलिंग ऑफ द अबव 2 क्राइटेरिया शैल बी डिटरमाइंड. कौन इसको फाइनल करेगा? आपकी सिलेक्शन कमिटी, ठीक है. और ये सिलेक्शन कमिटी में रहेंगे कम से कम 3 आपके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स. मान लीजिए आप एजुकेशन के हैं, तो आपकी जो सिलेक्शन कमिटी है उसमें कम से कम 3 लोग रहेंगे जो आपके एजुकेशन के एक्सपर्ट्स होंगे, और उनको कंसल्ट करके ही ये सारा कुछ फाइनलाइज किया जाएगा. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो ये हमारी सिलेक्शन कमिटी है, कॉम्पोजिशन, जो खास करके असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट करती है, और भी बहुत सारे इसमें है, आई एम नॉट कवरिंग देम. तो उसमें कौन कौन लोग रहेंगे? उसमें रहेंगे चेयरपर्सन आपकी गवर्निंग बॉडी के, या आपकी जो भी कॉलेज की चेयरपर्सन है या कॉलेज की जो बॉडी है उसके जो चेयरपर्सन है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो रहेंगे. आपके कॉलेज के प्रिंसिपल रहेंगे, आपके डिपार्टमेंट के हेड रहेंगे, जैसे कि अगर हिस्ट्री के है तो हिस्ट्री के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहेंगे, और 3 एक्सटर्नल सब्जेक्ट, यानी जो कमिटी बनेगी इसमें आपके इंटरनल भी रहेंगे और एक्सटर्नल भी रहेंगे. तो इंटरनल में आपके कोई एक सीनियर पर्सन हो गए, प्रिंसिपल हो गए, या गवर्निंग बॉडी के हेड हो गए. प्रिंसिपल ऑफ कोर्स कॉलेज के रहेंगे, और आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहेंगे. साथ साथ 3 एक्सपर्ट्स रहेंगे जिसको रेकमेंड किया जाएगा, जो कि आपके इस गवर्निंग बॉडी में रहेंगे. ये जो 5 लोग हैं, 5 मेंबर्स, इंक्लूड एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स तो रहेंगे ही रहेंगे. मतलब आपको 5 मेंबर कमिटी भी अगर बन रही है तो उसमें भी आपके 2 एक्सपर्ट्स बाहर से आएंगे.
अब कोई भी एक टीचर है जो कि SC ST OBC माइनॉरिटी वुमेन जो कि डिसेबिलिटी के साथ है, उन्हें नॉमिनेट किया जाएगा बाय वाइस चांसलर। अगर कोई भी एक कैंडिडेट इनमें से किसी कैटेगरी को बिलोंग करता है या कोई भी ऐसा मेंबर है जो कि सिलेक्शन कमिटी का जो नहीं बिलोंग करता है, वो भी इसका पार्ट रहेगा। अब रिकमेंडेशन जो होंगे सिलेक्शन कमिटी के, उसे सिंडिकेट या एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सामने प्रेजेंट किया जाएगा फॉर अप्रोप्रिएट डिसीजन। दैट मीन्स अब ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये बहुत क्रमबद्ध तरीके से होगा। पहले आपकी ये जो क्वालिफिकेशन, आपकी जो जो अचीवमेंट्स है, ये सब लेके आप सामने जाते हैं, आपका इंटरव्यू होता है, और आपके इंटरव्यू को लेने के लिए जो सिलेक्शन कमिटी बैठी है जिसमें एक्सपर्ट्स हैं और आपके इंटरनल्स भी हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज के, वो इसको फाइनलाइज करेंगे और इसको जो वहाँ की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोर्ड होगा उसके सामने इसे रखेंगे। नाउ एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, जब रिक्रूटमेंट हो रहा होगा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में, तो एक सर्विस अग्रीमेंट भी एग्जीक्यूट किया जाएगा जो कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज और टीचर के बीच में होगा, यानी कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ ये प्रक्रिया होगी। ये सर्विस अग्रीमेंट जो है ये पूरी तरह से ड्यूली स्टैम्प्ड होगा एज पर गवर्नमेंट रेट्स एप्लीकेबल। दैट मीन्स सारी चीजों को बहुत ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं 10 से 11 कैसे मूव करेंगे। तो क्या उनको PhD करनी होगी, क्या उनको बहुत सारे पेपर्स पब्लिश करने पड़ेंगे, क्या करना होगा? मैंने आप लोग को शुरुआत में ही बता दिया था कि 10 से 11 पे मूव करने पर PhD डिग्री की जरूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि आप अपना एकेडमिक्स को इम्प्रूव नहीं करेंगे। तो कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि 4 साल अपना सर्विस कर लेता है अगर PhD डिग्री है तो, या 5 साल सर्विस कर लेता है एमफिल के साथ, या सिर्फ अगर आप PG डिग्री पे बने हैं तो आप कम से कम आपको 6 साल, यानी अगर आप PG करके असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं तो आपको 6 साल का इंतजार करना पड़ेगा टू मूव फ्रॉम लेवल 10 टू 11। ठीक है, उसके बाद ये तो आपका ड्यूरेशन हो गया कि टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया। अब आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आपको कम से कम एक ओरिएंटेशन कोर्स करना होगा 21 दिनों का। मतलब जनरली आप देखते हैं फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते रहते हैं टीचिंग मेथडोलॉजी पर, रिसर्च मेथडोलॉजी पर, जिससे अक्सर UGC, ICSSR, AICT जैसी गवर्निंग बॉडीज कंडक्ट कराती हैं। तो ऐसी बॉडीज के द्वारा कंडक्ट किया हुआ कोई भी रिफ्रेशर कोर्स या ओरिएंटेशन कोर्स जो कि 21 डेज का हो, आपको अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया है तो आपका एक ये टिक हो जाएगा। साथ साथ आपको कुछ कंट्रीब्यूशन देना होगा। वो जो 9 एरियाज मैंने आपको बताए थे, ठीक है, उन 9 में से अगर आपने 4 एरियाज पे भी काम कर लिया तो आपको एक टिक और मिल जाएगा। अब क्या पब्लिकेशन नहीं है? बिल्कुल है, पब्लिकेशन है, बट अब पब्लिकेशन को क्या किया गया है, आप पीयर रिव्यूड जर्नल में, चैप्टर के पब्लिकेशन में, या कोई पेटेंट, आप कुछ भी कर सकते हैं। इन सबको मिलाकर 3 आपको देने होंगे। जैसे पहला था कि आपको 2 पीयर रिव्यू देना है या स्कोपस इंडेक्स देना है, ऐसा नहीं है। अब आप बुक में भी, एडिटेड बुक में चैप्टर दे सकते हैं अपने, आप किसी जर्नल में अपना पेपर पब्लिश करा सकते हैं। पीयर रिव्यूड को ऑफकोर्स प्रेफर किया जाता है। आप किसी रिप्यूटेड पब्लिशर के साथ को ऑथर अगर है, या आपने कोई पेटेंट किया है, तो ये जो आपका 6 साल या 4 साल का समय है, इसमें आपने ये 3 कम से कम पेपर इकट्ठे कर लेने हैं। ठीक है, नाउ व्हेन वी कम टू नेक्स्ट लेवल, दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसर 11 से 12, इसमें अब आपको PhD डिग्री हो जाती है कंपलसरी। ठीक है, तो कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर जिन्होंने 5 साल की सर्विस 11 लेवल पे कवर कर ली है, वो हो जाएंगे एलिजिबल टू मूव टू 12, और अगर उनकी PhD की हुई है तो उनको अलग से इधर कुछ नहीं करना है। और अगेन एक रिफ्रेशर कोर्स या FDP, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जरूर से करके रखना है। अगेन यहाँ पे भी कम से कम 4 एरियाज में, दिए गए 9 एरियाज में से 4 एरियाज में उन्हें काम करना है, और 3 पेपर, या तो एक पेपर, एक बुक और एक कोऑथर या पेटेंट, या 3 पेपर, कोई 3 आपको इस पूरे ड्यूरेशन में अपना एकेडमिक, जिसको कहते हैं ना स्कॉलरली कंट्रीब्यूशन देना है। अब पहले बहुत होती थी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर टीचर्स की अपॉइंटमेंट, अभी भी बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर अपॉइंटमेंट हो रही है। इसके लिए भी बहुत अच्छे कदम लिए गए हैं। एक तो है कि आप ये जो टीचर्स को जो अपॉइंट करेंगे वेकेंट सैंक्शन सीट्स पे, ठीक है, ये नहीं कि आपने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपॉइंट कर लिया और आपने रेगुलर फैकल्टी लाई ही नहीं। अब ये नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको मैक्सिमम 6 महीने के लिए अपॉइंट करना है, वो भी तब जब बिल्कुल बहुत असेंशियल है।
ठीक है, और उनकी क्वालिफिकेशन और उनकी जो चयन करने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल सेम है जैसे आप रेगुलर टीचर को अपॉइंट कर रहे हैं, तो अब सैलरी भी सेम होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पे फिक्स्ड जो टोटल इमोल्यूमेंट है, जो सैलरी एक रेगुलर टीचर को मिलेगी वो उस कॉन्ट्रैक्ट टीचर को भी मिलेगी। ऑफ कोर्स जो पीएफ बेनिफिट्स हैं वो नहीं, यहाँ पे फिक्स टोटल इमोल्यूमेंट दिए जाएंगे उन कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को, शुड नॉट बी लेस देन द मंथली ग्रॉस सैलरी, यानी जो हमारे रेगुलर फैकल्टी हैं जिनकी मंथली ग्रॉस सैलरी जो है उसके इक्विवेलेंट इनको मिलेगी। तो ये भी बहुत एक अच्छी चीज है, क्योंकि देयर वाज अ ट्रेंड कि सारे कॉलेजेस जो थे वो फैकल्टीज को अपॉइंट करते थे कॉन्ट्रैक्ट पे और बहुत लो पे करते थे उनको, विच वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट रेगुलर फैकल्टीज यूज्ड टू गेट, राइट। तो जो मंथली ग्रॉस सैलरी है असिस्टेंट प्रोफेसर की उसके बराबर ही आपको उनको देनी पड़ेगी। सच अपॉइंटमेंट शुड नॉट बी मेड फॉर मोर देन 1 एकेडमिक सेशन। अब आप ये नहीं करेंगे कि आप झूठ मूठ का कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, तो आपको रिन्यू करना है, और बट वो तभी करना है जब बहुत जरूरत हो, और उसका प्रोसेस भी आपको इसी तरीके से फॉलो करना है। अगर कोई भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इनमें से कोई भी प्रोविजन को वायलेट करता है तो एक कमीशन का गठन होगा, इंक्वायरी कमेटी बैठेगी और उनसे बहुत सारी फैसिलिटीज ले ली जाएगी। दैट मीन्स उनको यूजीसी स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, उन्हें उनके जो डिग्री प्रोग्राम है उससे यूजीसी अपनी मान्यता हटा लेंगे। ओडीएल मोड में देखेंगे, देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो डिस्टेंस मोड के थ्रू अपना स्प्रेड करते हैं, अपना उनका जो फाइनेंशियल इनकरिंग होता है वो उसके माध्यम से होता है, या ऑनलाइन प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं उनको भी पूरी तरह से यूजीसी अपनी मान्यता खत्म कर देंगे। साथ ही साथ जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी लिस्ट यूजीसी अपने वेबसाइट पे टाइम टू टाइम डालता है, वहां से उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा अगर कोई भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन सभी बातों को फॉलो नहीं करता है, राइट। तो यूजीसी सपोज टू टेक एक्शंस एज पर द डिसीजन फ्रॉम केस टू केस बेसिस। तो ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी गई है कि गोइंग फॉरवर्ड अब जो भी रिक्रूटमेंट होगी वो इसी लाइंस पे होगी, और इसे स्ट्रिक्टली सबको अध्ययन करना है, सबको फॉलो करना है। लर्नर्स, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप बाय द नेम @तुलिका मैम। आई होप आपको आज का सेशन इंफॉर्मेटिव लगा हो। एवरीथिंग रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेड 10 to 12, क्योंकि इसके बाद फिर एसोसिएट हो जाता है, अभी हमें इनिशियल लेवल वाला जानने की ज़्यादा ज़रूरत है। आई हैव कवर्ड इन दिस। एपीआई पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, जो प्रेशर रहता था पब्लिकेशन का डायरेक्ट वो खत्म हो गया है, और कुछ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस हैं जो निकल के आई हैं। सो दिस ड्राफ्ट इज अवेलेबल इन द डोमेन, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं और इसमें आप सजेशंस भी दे सकते हैं। सो आई होप यू फाउंड दिस सेशन टू बी इंफॉर्मेटिव। कमेंट करके जरूर बताइएगा, हाउ डिड यू फाइंड दिस न्यू ड्राफ्ट? आर यू फाइंडिंग इट प्रॉमिसिंग, या आपको लगता है इसमें और सुधार की आवश्यकता है? जरूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में। आई होप you found this session to be informative and interesting. Don't forget to like, share and subscribe. I'll see you in the next class. Bye bye.